तो गाइस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और मैं अभिषेक सिंह एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें आपको हिस्ट्री यानी एक पहले हमने वास्को डी गामा भारत जब आया था तो उसकी क्या कहानी थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं। और उसी क्रम में हम उससे पहले की एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इतिहास एक परिचय, इसमें हम कवर जो करेंगे वो सारी चीज़ें आपको आगे सब चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। और बेसिकली यहाँ पे हम जो बेसिकली जो हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई, मानविक काल जो कहाँ से, भारत का जो बेसिकली इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हम वो सारी चीज़ें आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी एक पृष्ठभूमि को हम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास को पढ़ने के लिए जब हम कहीं से कोई चीज़ पढ़ने लगते हैं वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक पृष्ठभूमि यानी जो इसका बैकग्राउंड है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास जो है यहाँ पे, इतिहास को सबसे पहले इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 3 भाग, वो सबसे पहला भाग है आपका प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा भाग है आपका नंबर 2 आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा भाग है आपका ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे जो पहला वाला था जिसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया है, इसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में, यानी उपभागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो प्रागैतिहासिक काल जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा भाग है? पहला नंबर है जो कि आपका पुरा पाषाण काल, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं था, कोई इसका समय निर्धारित नहीं था। लेकिन जो इसका आखिरी समय यानी कब शुरू हुआ था, अज्ञात समय से इसको शुरू किया गया था, और 9000 ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है। दूसरा जो है आपका प्रौद्योगिक काल का दूसरा भाग जो है जिसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और ये मध्य पाषाण काल जो है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसवी पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। तीसरा इसी का जो भाग है प्रागैतिहासिक काल का तीसरा भाग है, इसमें जो है इसको नवपाषाण काल कहा जाता है। और ये नवपाषाण काल की जो टाइम पीरियड है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। अब हम बात करते हैं, पहला हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। अब हम बात करेंगे आद ऐतिहासिक काल की। और आद ऐतिहासिक काल को जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया है, यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहला है आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक ये टाइम पीरियड रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे किनारे की जो सभ्यता बसी थी, उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और यहाँ पे इसी का दूसरा भाग है, यानी आद ऐतिहासिक काल का दूसरा भाग है जिसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता जो है आपका ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की इसकी सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता को भी आगे चल कर के 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है आपका इसको ऋग्वैदिक काल कहा गया है, यानी वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आपकी 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा इसी में है आपका उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने आदि ऐतिहासिक काल की चीज़ों को समझा है। पहला है इसमें आदि ऐतिहासिक काल जो है आपका 2 भागों में डिवाइड हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। दूसरा हमने समझा यहाँ पे वैदिक सभ्यता जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। और यहाँ पे वैदिक सभ्यता को भी आगे चल कर के 2 भागों में डिवाइड किया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी जो यहाँ पे ये पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। वैदिक सभ्यता आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हुई, जो कि एक ऋग्वैदिक काल कही गई जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका समय पीरियड रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, इतिहास का परिचय। और उसमें हमने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अभी हमने सारे फैक्टर बताए हैं, और इसके बाद हमने ऐतिहासिक काल इसमें हम देखेंगे। तो ऐतिहासिक काल जो है इसका भी बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा है, और इसके डिवाइड भाग हुए हैं, सबसे पहले इसके 4 भाग डिवाइड हुए हैं। तो 4 भाग में सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है आपका प्राचीन भारत जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक। और दूसरा भाग है इसका
मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम 712 ईसी पूर्व से लेकर के आपका 1707 ईसा पूर्व तक हम पढ़ेंगे, ईसा तक पढ़ेंगे। और इसी के बाद हम बात करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो है आपका 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक। अब हम पहले हम ईसा पूर्व से हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्वी आ गया है आपका, ठीक है ना। तो 1707 ईस्वी से लेकर के आपका 1964 ईस्वी तक, जो कि आपका आधुनिक भारत है। और आधुनिक विश्व जो है आपका 14वीं शताब्दी से लेकर के 1950 ईस्वी तक, ठीक है। अब हम आगे इसी को ही डिवाइड करेंगे, जो कि आपका ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल में हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक था। 712 ईस्वी तक। और अब जो है इसको जो बांटा गया है, इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको जो है सबसे पहले आपका महाजनपद काल, जो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व। और इसको अगले भाग जो में डिवाइड किया गया है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का जो शासनकाल था 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। और इसी का अगला भाग है आपका मौर्य साम्राज्य, जो कि आपका 323 ईस्वी पूर्व से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। और इसी के साथ एवं संगम काल, जो कि आपका चेर, पांड्य, चोल, जो कि इन्हीं के एक पार्ट्स थे, ठीक है। आगे अगला भाग है इसमें मौर्योत्तर काल, जो कि 184 ईस्वी पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक, ठीक है। इसी में अगला भाग है जो कि प्राचीन भारत के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के भाग पढ़ रहे हैं अभी। और प्राचीन भारत का भाग अगला भाग है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जो है इसका जो टाइम पीरियड था आपका 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक। इसके बाद आता है आपका हर्षवर्धन काल, जो कि 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऐतिहासिक काल का दूसरा जो भाग था आपका मध्यकालीन भारत। और इसमें जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को भी आगे चल के दो भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन, जो कि 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। और पूर्व मध्यकालीन जो है 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। इसमें जो है हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का जो क्षेत्र है। और इसमें शासक थे राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। फिर हम दक्कन का पठार पढ़ते हैं, जिसमें आप चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट वगैरह इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में किसका किसका साम्राज्य रहा? चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल 9 से 12वीं शताब्दी तक। अब हम बात करते हैं इसी में ही मध्यकालीन भारत का दूसरा भाग है आपका उत्तर मध्यकालीन, जो कि 12वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी तक। अब इसमें जो है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर भारत का जो साम्राज्य था, जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, जिसमें चौहान वंश और मुगलों का शासन था। इसके बाद आपका जो दक्कन का भाग है, इसमें विजयनगर साम्राज्य था, बहमनी था। और दक्षिण भारत की बात करें तो इसमें चेर हुआ, देवगिरी हुए, वारंगल के द्वार समुद्र और के यादव, ठीक है। और काकतीय के होयसल। तो इन लोगों का यहाँ पे पूरा साम्राज्य था। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आधुनिक भारत की, जो कि आपका इसमें ऐतिहासिक काल का तीसरा पॉइंट था। ऐतिहासिक काल में आधुनिक भारत जो था आपका 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक, जो कि आधुनिक भारत काल कहा जाता है। और आधुनिक भारत काल को भी कई भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और वो डिवाइड किया गया है लगभग जो है आपके 7 भागों में डिवाइड किया गया है। जो कि सबसे पहला है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब यूरोपीय कंपनियों में जो कौन कौन सी कंपनियां आई थी, कब कब आई थी, कब इनका राजकाल चला, तो इनके बारे में हम जानेंगे, जो कि आपका आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली। और पुर्तगालियों के बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, जो कि आप वहाँ से जा कर के देख लें किस तरीके से भारत में इन्होंने प्रवेश किया, उनकी क्या पूरी रणनीति थी, किस तरीके से भारत में समुद्री रास्ते
खोज करके और भारत में इन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए यूरोपीय कंपनियों में? पुर्तगाली, जो कि 1498 में, ठीक है, जो कि कालीकट के रास्ते पर आए थे। ठीक है, दूसरा आपका डच आए जो कि 1602 ईस्वी में आए, और उसके बाद आए आपके अंग्रेज जो कि 1608 ईस्वी में, और इसके बाद आ जाते हैं आपके फ्रेंच जो कि 1664 ईस्वी में। अब हम आधुनिक भारत में अगला पार्ट पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का विघटन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अब जो मुगल शासन थे इनका जो विघटन का कारण क्या था, और इसमें जो है आपका इनकी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी इनमें क्या क्या उदय हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक जो कि क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं। अब हम आधुनिक भारत में ही पढ़ेंगे अंग्रेजों की भारत पर विजय, इनका क्या कारण रहा जो कि भारत में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध जो कि 1744 से लेकर के 63 ईस्वी तक। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे बंगाल प्लासी जो कि 1757, बक्सर की विजय जो कि 1764 ईस्वी, मैसूर का युद्ध जिसमें हम 1799 में पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पे दूसरा भाग था इसका मराठा संघ की समाप्ति जो कि 1817 से लेकर के 18 ईस्वी तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंजाब का अधिग्रहण जो कि 1849 से लेकर के आगे तक, और इसी का अगला भाग जो है आपका दास्ता का बंधन, जिसमें अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण, भारतीय प्रतिक्रिया, 1857 का मुक्ति संग्राम। ठीक है, इसी के बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जागरण। राष्ट्रीय जागरण जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी तक। अगला पढ़ेंगे हम इसी में स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, कांग्रेस नरम दल, गरम दल की ओर, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। और इसके बाद अगला भाग आता है आपका स्वतंत्रोत्तर भारत, जिसमें आपका तत्कालीन समस्याओं का सामना, आर्थिक प्रगति की ओर और विदेश नीति गुटनिरपेक्ष था। तो ये आपकी पूरी इतिहास का एक परिचय था, ऑल ओवर व्यू था, जो आप कई बार नई चीज़ें समझ में आती हैं, तो इस तरीके से अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद आता है आपका आधुनिक विश्व, और आधुनिक विश्व में आपका 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, जिसको पुनर्जागरण यानी आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु, और इसी में आता है आपका धर्म सुधार आंदोलन, ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति, और इसी में आता है आपका भौगोलिक खोज अभियान, नवीन देशों के जलमार्ग की खोज। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका 1750 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, जो कि औद्योगिक क्रांति के बारे में इसको कहा जाता है। इंग्लैंड से प्रारंभ, अन्य देशों में प्रसार हुआ इसका। इसके बाद अमेरिकी क्रांति जो कि 1776 से 83 ईस्वी तक, और विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्वतंत्रता। आगे पढ़ेंगे इसी में फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, मानवाधिकारों की घोषणा, और इसके बाद आ जाता है आपका राष्ट्रवाद का उभार, जर्मनी व इटली का एकीकरण जो कि 1870 ईस्वी में। इसी के बाद आ जाता है 1900 से लेकर के 1950 ईस्वी का पीरियड, जिसमें हम प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक, पेरिस की संधियां जो कि 1919 ईस्वी में। इसके बाद आ जाता है आपका राष्ट्र संघ स्थापना 1920, और इसके बाद आता है आपका रूसी क्रांति, और ये आती है आपकी 1917 ईस्वी तक, विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना, और इसके बाद आता है आपका 2 विश्व युद्धों के मध्य वायमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय, जर्मनी, फांसीवाद, इटली, स्पेन का गृह युद्ध, और इसके बाद आ जाता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें 1939 से लेकर के 45 ईस्वी तक, जिसमें संपूर्ण युद्ध इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध, शांति स्थापना का नवीन प्रयास। तो दोस्तों ये था ऑल ओवर इतिहास का परिचय। इसमें हमने खंड वाइज सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, टाइम पीरियड डिवाइड कर दिया है। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। चलिए अब हम यहाँ से आगे की चीज़ें, मानव ओर से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है,
और 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों का वर्चस्व के लिए सबूत स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थानों में दिखाई दिया है। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए और दक्षिण एशिया में पहले शहरी संस्कृति जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500 से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व के दौरान पनपी। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 25000 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले हमने यहाँ पे साल 65,000 पहले आधुनिक मनुष्य का जो होमो सैपियंस नामक का जो मनुष्य था, वो आपका अफ्रीका, जो कि आप मैप में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अफ्रीका से चला था। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो कहाँ कहाँ विकसित हुई है और किस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता में बस्तियों का निर्माण हुआ था, वहाँ के लोगों ने किस तरीके से घर बनाए थे, जो आप चित्रों में देख पा रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूरा का पूरा मैप जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए, यहाँ पे आगे ये मैप भी दिया है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता किन किन क्षेत्रों में यहाँ पे इसकी बसावट थी। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के पश्चात विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और यहीं ऋग्वेद की रचनाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है और इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृति थी और धर्म वैदिक धर्म, या फिर जिसको सनातन धर्म के नाम से भी प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू धर्म पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्रों, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब, भारत और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक काल की सभ्यता से संबंध कई अवशेष मिले हैं, जिसमें कुछ आधुनिक विद्वान मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी, आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद की रचना का काल 3000 ईसा पूर्व का रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का न तो कोई पुरातात्विक उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही DNA अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातात्विक परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 26 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र
265 बस्तियां थीं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकली थी और मैदानों में होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। आज से यह 4000 वर्ष पूर्व भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी। आर्य लोग खानाबदोश बगडेरियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं के लिए इधर उधर भटकते रहे। इन लोगों ने पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीख लिया था और सुधार हुआ तो फिर चिलचिलियान सभ्यता आई, सीख लिया था। और इसके बाद मनुष्यों की इस सभ्यता को भी यूलिथ सभ्यता कहते हैं और इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ जो फिर चिलियन सभ्यता आई। इन हथियार औजारों की सभ्यता के समय का मनुष्य नर बानर के रूप में थे। उसमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजारोपण नहीं हुआ था। मोस्टेरियन सभ्यता के पश्चात रेडियन सभ्यता का दुष्प्रभाव हुआ और इस समय लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा था। फिर इसके बाद वास्तविक सभ्यताएं आईं, जिसमें पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन कही जाती है। इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने जैसा ही वास्तविक मनुष्य था। अतः यूथिल सभ्यता में से लेकर नवपाषाण काल सभ्यता तक का काल पाषाण काल या पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के बाद मानव जाति में धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ। धातु युग का प्रारंभ यानी ताम्र युग से होता है। नवपाषाण काल युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी और इसी समय से कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सामान्यता की सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम पृथक थे, यानी इनका ये मानना है कि आर्य जो थे वो सबसे पहले संसार में आर्य लोग ही आए थे। आगे हम बात करते हैं कृषि के उपयोग स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्र युग के चिन्ह अवशेषकों के चन्हू डेरों तथा बिजनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर हैं। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यह सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले। मेसोपोटामिया में जहाँ जहाँ इस प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले। तो इस तरीके से यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये चिन्ह यहाँ पे जो इस तरीके से तांबे के ये साक्ष्य मिले हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी सदी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। अशोक ईसा पूर्व 265 से लेकर के 241 इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक, तक्षशिला से लेकर कर्नाटक तक फैल गया था, पर वे संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में इसी समय हुई। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियाँ यानी महाजनपद विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशाम्बी, वत्स, मगध,
कोल, कुरु, पांचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। तथापि गणराज्यात्मक राज्यों के तब भी अपने स्पष्ट संकेत थे। जब राजाओं के अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था, इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया। 8वीं सदी में सिंधु पर अरबों का अधिकार हो गया और यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्कदासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मगध एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 वर्षों तक चली। इसी समय दक्षिणी पूर्व तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार रूप से शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया और 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया तथा फ्रांसीसियों को भगाकर औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया और अंग्रेज़ों ने डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलनों का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद मतलब कई लोगों का यहाँ पे काफ़ी सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, काफ़ी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान, जितने हमारे शहीद हुए हैं सभी का योगदान रहा और इस तरीके से देश को आज़ाद कराया, विभाजित हुआ। और जिसने फिर यहाँ पे आगे चल के क्या होता है, गणतंत्र राज्य शासन लागू हुआ। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ रहा। आगे हम देखेंगे तो ये तो एक संक्षिप्त था इसका भाग। अब हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत यानी स्रोत सबसे पहले, और इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। सामान्यतः विद्वान भारतीय इतिहास को एक संपन्न पर अर्थलिखित इतिहास बताते हैं, पर भारतीय इतिहास के कई स्रोत हैं। सिंधु घाटी की लिपि, अशोक के शिलालेख, हेरोडोटस का हेयान और हेवियान संगम साहित्य, मार्को पोलो संस्कृति लेखकों आदि से प्राचीन भारत का इतिहास प्राप्त होता है। मध्यकाल में अल बेरूनी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के राजाओं की जीवनी में महत्वपूर्ण हैं। बाबरनामा, आइन ए अकबरी आदि जीवनियाँ हमें उत्तर मध्यकाल के बारे में बताती हैं। आगे हम बात करते हैं प्रौद्योगिक काल, जो कि 3300 ईसा पूर्व। अभी हमने यहाँ पे प्रौद्योगिक काल जो है आपका बताया था, तो यहाँ आप देखेंगे तो इसको जो है 3300 ईसा पूर्व तक माना गया, जबकि यहाँ पे अज्ञात से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ भीमबेटका के शैल चित्र हैं, जो कि 30,000 वर्ष पुराने हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ पे 1 लाख से लेकर के 80,000 वर्ष पूर्व का है। पाषाण युग, भीमबेटका, मध्य प्रदेश के चट्टानों पर चित्रों का कालक्रम 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के
9000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रथम स्थायी बस्तियां ने यहाँ 9000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया और उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ पे हम विस्तार से पढ़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 7000 ईसा पूर्व विकसित हुई और जो 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य अपने चरम पर थी। वैदिक सभ्यता का कालक्रम भी ज्योतिषी के विश्लेषण से 4000 ईसा पूर्व तक जाता है। आर्य लोग खानाबदोश गडेरियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर उधर भटकते रहते थे। इन लोगों ने पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीख लिया। मनुष्यों की इस सभ्यता को यूथिल सभ्यता कहते हैं और इस सभ्यता का कुछ सुधार हुआ तो फिर चिलियन सभ्यता आई और इन हथियारों औजारों की सभ्यता के समय मनुष्य नर बानर के रूप में थे। उसमें वास्तविक मनुष्यता का बीजारोपण नहीं हुआ था। अब बात करते हैं मोस्टेरियन सभ्यता के पश्चात रैंडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ और इस समय लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा था। फिर इनके बाद वास्तविक सभ्यताएं आई जिसमें पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन कही जाती है। इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने ही जैसा ही वास्तविक मनुष्य था। अतः यूथिल सभ्यता से लेकर मानव पाषाण सभ्यता तक का काल पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के बाद मानव जाति धातु युग का प्रभाव हुआ और धातु युग का प्रारंभ ताम्र युग से होता है। पाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी और इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे पृथक कृषक थे। कृषि के उपयोगी संस्थाओं या स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी पर ही आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की और यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस सभ्यता इस ताम्र युग के चिन्ह अवशेषकों को चाकू, डेरों तथा बिजतौन नामक स्थानों में खुदाई में मिले। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के मुख हुए मार्ग पर ही हैं। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यह सभ्यता प्रोटो इलाइमट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति जिसको प्रोटाइलाइमाट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी है। सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकन पुरातात्विक डॉक्टर डी टेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातु युग में मिला लेने वाला कहते हैं। ताम्र सभ्यता के बाद कांसे की सभ्यता आई। कांसे की सभ्यता संभवतः सुमेरियन लोगों की थी। मेसोपोटामिया के उरफराकिस तथा इलाम के सुसा और ताम सुम्यान आदि जगहों में उन्हें खुदाई में कांसे की सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले। मेसोपोटामिया जहां इस प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले हैं उसके और सुमेरु जाति के कांसे की सभ्यता के स्तरों के बीच में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ। यूरोपीय पुरातात्विकों का यह मत है कि मिट्टी का यह स्तर उस बड़ी बाढ़ द्वारा बना था जिसको प्राचीन ग्रंथों में हून या प्रलय कहते हैं। ताम्रयुग की प्रोटो इलाइमाइट सभ्यता के अवशेष इस प्रलय के स्तर के नीचे प्राप्त हुए हैं। इसका यह अर्थ लगाया गया है कि प्रलय के प्रथम ही प्रोटो इमाइलाइट सभ्यता का अस्तित्व था और इस सभ्यता के अवशेषों के नीचे कुछ स्थानों में निम्न श्रेणी का
पाषाण सभ्यता का चिन्ह प्राप्त हुआ है। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं पहला नगरीकरण, जो कि 3300 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ हम विस्तार से समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नवपाषाण काल के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत विकसित हो गई थी और इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी पर ही आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लाने लगे, जो कि हमने पूर्व में पढ़ भी लिया है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्य लेख, इसमें शिंदे एट अल 2019 और नरसिम्हन एट अल 2019 सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग के उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के अवशेषों और आसपास की संस्कृतियों के बाहरी लोगों का विश्लेषण करते हैं। निष्कर्ष निकला कि आईबीसी जनसंख्या ईरानी चारवाहों और एएएसआई से संबंधित लोगों का मिश्रण थी। एकमात्र उपयुक्त दो तरफ मॉडल ईरान के पश्चिमी जाग्रोस पहाड़ों के चरागाहों से संबंधित समूह का मिश्रण था और साथ ही अंडमानी शिकारी संग्रहकर्ता या पूर्वी साइबेरियाई शिकारी संग्रहकर्ता। तथ्य यह है कि बाद की दो आबादी दोनों फिट बैठती हैं, जो दर्शाती हैं कि उनके पास है गैर पश्चिमी यूरोपियन संबंधित घटक के साथ समान फाइलोजेनेटिक संबंध सभ्यता समय में गहराई से साझा वंशावली के कारण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। शिंदे और अन्य के अनुसार 2019 आईबीसी जीमोन का लगभग 50 से 98% प्रारंभिक ईरानी किसानों से संबंधित लोगों से आया था और 2 से 50% आईबीसी जीनोम मूल दक्षिण एशिया शिकारी संग्रहकर्ताओं से आया था, जो अंडमान के साथ साथ एक सामान्य वंश साझा करते थे। नरसिम्हन एट अल 2019 में आईबीसी जेमोन में 45 से 82% ईरानी किसान संबंधित वंश और 11 से 50 एएएसआई अंडवानी संबंधित शिकारी संग्रहकर्ता वंश शामिल पाया गया है। नरसिम्हन एट अल 2019 ने निष्कर्ष निकाला कि ईरानी किसान संबंधी वंशावली ईरानी कृषि संस्कृतवादियों से संबंधित है, लेकिन उससे अलग है। इसमें अनातोलियन किसान संबंधित वंश का अभाव है, जो 6000 ईसा पूर्व के बाद ईरानी किसानों में आम था। हो सकता है कि ईरान किसानों से संबंधित लोग उत्तरी भारत की खेती के आगमन से पहले भारत आए हों और भारतीय शिकारी संग्रहकर्ता से संबंधित लोगों के साथ मिल गए हों और 5400 से लेकर के 3700 ईसा पूर्व परिपक्व आईबीसी के आगमन से पहले दोनों अध्ययनों के विश्लेषण किए गए नमूनों में भारत यूरोपीय प्रवासन से जुड़ी स्टेपी वंश घटक
में से कोई भी नहीं है। लेखकों ने पाया कि उन वंशों की संबंधित मात्रा व्यक्तियों के बीच काफ़ी भिन्न थी और निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय जनसंख्या इतिहास की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए अधिक नमूनों की आवश्यकता है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। नोट यह तिथि क्रमशः पश्चात इतिहासकारों ने दिया है। सनातन संस्कृति का कोई तिथि क्रम नहीं है। सनातन का अर्थ शाश्वत है। यह सृष्टि के आरंभ से ही है, अतः तिथि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तिथि क्रम पाश्चात्य अवधारणा है। हम विश्वगुरु लोग इसमें विश्वास नहीं रखते। भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मन ने व्यवस्था संभाली। इसके दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे। इन्हीं प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। 3 पुत्र बाल्यकाल से ही विरक्त थे और इस कारण प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त कर एक एक भाग प्रत्येक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं में से एक थे अग्निधीर, जिन्हें जम्बूद्वीप का शासन कार्य सौंपा गया और वृद्धावस्था में अग्निध्री ने अपने 100 पुत्रों को जम्बूद्वीप के विभिन्न 9 स्थानों का शासन दायित्व सौंपा। इन 9 पुत्रों 9 हैं। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े नाभि, जिन्हें हिमवर्ष का भूभाग मिला और इन्होंने हिमवर्ष को स्वयं के नाम यानी अजनाब से जोड़कर अजनाब वर्ष प्रचारित किया। यह हिमवर्ष या अजनाब वर्ष ही प्राचीन भारत देश था। भारत नाभि के पुत्र थे और ऋषभदेव ने 100 पुत्रों में भरत श्रेष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। ऋग्वेद में वानप्रस्थ लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वैदिक काल के बारे में और सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और ऑल ओवर हमने इतिहास का एक परिचय, जिसमें हमने खंड काव्यों के आधार पर हमने यहाँ पे जाना और चीज़ों को समझा। बाकी की वीडियो अगले पार्ट में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें कि हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल हुआ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर